हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड एज पर कमिटमेंट कि हम कराने वाले हैं आपको पूरे चैप्टर्स को फिंगर टिप्स पे लेकर के आ गया हूं मैं क्विक रिवीजन सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 10 जो कि है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसके हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स को हमने अपने जो कंसेप्ट वीडियोस है, वन शॉट रिवीजन वीडियो है, उसके जरिए समझा है, सीखा है। साथ ही साथ हमने लेकर के आए थे एमसीक्यूज की सीरीज, उसके साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लेकर के आए थे। इन सभी चीजों को करके अब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इस चैप्टर को लेकर के। बट अभी क्या है भाई, अभी जस्ट आ चुके हैं हमारे क्या एग्जामिनेशंस। अब एग्जामिनेशन आ गया तो चाहिए ना क्विक रिवीजन। तो चलिए फटाफट से बहुत कम समय में खत्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को। एंड आई रिक्वेस्ट कि भाई जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट वीडियोस को नहीं देखा वो जरूर जाकर के देखें एंड अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करके आए। फिर यहां पर आकर के बड़ा ही मजा आने वाला है। बट स्टिल अगर नहीं देखा है तो क्या पहले उसको देखें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्टिवली फिर से समझाने वाला हूं आपको, सब कुछ एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं। तो क्या करें, शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को जिसका नाम है भाई क्विक रिवीजन सेशन। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। क्या क्या टॉपिक्स देख रहे हैं हमें इस सेशन में बेसिकली? तो चैप्टर में मिलता है हमको क्या, गुरुत्वाकर्षण। अल्टीमेटली हम डेफिनेशन ऑफ देखेंगे ग्रेविटेशन, फिर इसके बाद देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व भी समझेंगे, मुक्त पतन समझेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन करेंगे, मतलब स्मॉल जी निकालेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति को समझेंगे, द्रव्यमान समझेंगे, भार को समझेंगे, प्रणोद को और भी समझेंगे। क्या तो और समझेंगे हम तरलों में दाब को, उत्प्लावकता को, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं क्यों तैरती है और क्यों डूब जाती है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड हम रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक, दैट इज गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन से हम बात की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण नाम से क्लियर है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ये दो शब्दों का मेल है। किसका किसका मेल है भाई? तो एक है गुरुत्व और एक है आकर्षण। गुरुत्व और आकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या भाई? तो गुरुत्व की जैसे ही बात की जाएगी, ये एक द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? द्रव्यमान की एक तरीके की यह है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब द्रव्यमान का एक गुण धर्म है, ऐसा कह लेता हूं। द्रव्यमान का क्या है भैया? गुण धर्म है। अर्थात जिस किसी के भी पास द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा, वो हमेशा ही एक बल लगाएगा। उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल हमेशा ही आकर्षण बल लगाता है, ये कभी प्रतिकर्षण नहीं करता। अर्थात एक बात क्लियर है क्या, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसको हमें लगाने के लिए टच नहीं करना होता, यानी अस्पर्शी बल है। ये कैसा बल है? ये एक तरीके का अस्पर्शी बल है, ठीक है। अब इसको हमको टच नहीं करना, बिना टच किए ही लग गया, तो ये अस्पर्शी बल है। और हमेशा कैसा होगा? आकर्षण। तो ऐसा कहा गया कि भाई इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान, कोई भी दो पिंड अगर हैं, तो उन दोनों पिंड के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होगा उसी को हम कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए ना हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझ के आ जाते हैं फटाफट। तो सिंपली भाई सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? सार्वत्रिक नियम से तात्पर्य पहले तो यह है जो सर्वत्र लागू हो। सार्वत्रिक का मतलब क्या? जो सर्वत्र लागू। सर्वत्र मतलब क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाएं यह नियम लागू होगा। क्या है नियम? तो नियम ऐसा कुछ कहता है कि अगर मान लीजिए दो पिंड, एक पिंड ये और एक पिंड ये दोनों पिंड एक दूसरे से एक नियत दूरी, सपोज इसके केंद्र से इसके केंद्र तक की अगर मैं दूरी की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि इसके केंद्र से केंद्र तक की दूरी d है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी d है। इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है और इसका जो द्रव्यमान है m2 है। तो सार्वत्रिक नियम कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, देखिए प्रतिकर्षण तो होगा ही नहीं, आकर्षण बल है ना, हमेशा समानुपाती होता है। किसके? द्रव्यमान के गुणनफल के। किसके भाई? द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है। और यही बल, यही आकर्षण बल है ना, यही आकर्षण बल व्युत क्रमानुपाती है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत क्रमानुपाती है।
अर्थात क्या मिल गया भाई, तो मुझे इन दोनों जगहों से जो मिला है टर्म, वो पहली जगह से यहां से मिल गया कि सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि इसी के बीच में अपन उठा करके रख लेते हैं। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, तो मिल गया F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और ये नीचे क्या मिल गया, तो ये नीचे मिल गया मेरे को F प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2/d²। एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज G M1 M2/d²। ये G क्या है भाई, ये है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो G अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, G M1 M2 इज इक्वल टू FD²। यहां से क्या कहना है, यहां से तिर्यक गुणा कीजिए तो ये मिलेगा G M1 M2 इक्वल्स टू FD²। और ये यहां पे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल का मान आ चुका है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन G की वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि इसकी ही वैल्यू के ऊपर बहुत काम होने वाला है। तो ये क्या मिल जाएगा, FD²/M1 M2। इसको प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में परफॉर्म करके इसकी वैल्यू निकाली गई और वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यहां पे फोर्स है तो न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, M1 M2 मतलब kg का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है और G की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर एक छोटी सी बात मुझे बस ये करनी है कि एक बात बताइए ना, ये भी इसको खींचना होगा, ये भी इसको, मतलब फोर्स लगा रहा होगा फर्स्ट सेकंड पे और फोर्स लगा रहा होगा सेकंड फर्स्ट पे, ये दोनों बराबर होंगे और दोनों होंगे कितना, तो एकदम नॉर्मली यहां पर लिखा जा सकता है F12 इज इक्वल्स टू F21 विच इज इक्वल्स टू G M1 M2/d²। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रीजन, पहला दूसरे पे बल लगाएगा तब भी दोनों के बीच के द्रव्यमान का गुणनफल और दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, तो M1 M2/d² दोनों के लिए सेम है। और कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये तो पूरे यूनिवर्स में, तो पूरे ब्रह्मांड में सेम है, कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आई होप बात क्लियर है। तो यहां तक हमें समझ में आ जाती है कि भैया ये क्या है, ये हो गया हमारा न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो। अब क्या बात करें भाई, तो मैं कहता हूं जरा समझिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना, ये क्या था, ये एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास और इसके परितः, ठीक है, इसी के परितः ये जो सेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो सर्कल के अंदर का ये पूरा क्षेत्र, इसको हम क्या कहेंगे, इसको मैं कहूंगा गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको, तो गुरुत्वीय क्षेत्र कहने का मतलब है, इसका मतलब है वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जा सके। क्या है इसका मतलब, वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, अब बात एक छोटी सी आती है, दो वर्ड है, एक गुरुत्वीय बल है और एक गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है दोनों में अंतर, एक गुरुत्वीय बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, जब पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाएगा, पृथ्वी द्वारा जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा तो उसी को हम गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं। और इस ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, चाहे दो किताबें अपने आसपास में रखी, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, और उन किताबों के साथ साथ देखिए, दो बुक एक टेबल पे ऐसे रखी हुई हैं, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और इन दोनों का पृथ्वी भी अपनी तरफ से खींच रही है, मतलब पृथ्वी के द्वारा भी इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगाया जा रहा है। मतलब F फोर्स जो है अर्थ के द्वारा भी गुरुत्वीय बल लगाया जा रहा है और ये दोनों बुक भी लगा रही है। मान लीजिए ये बुक A थी और ये B थी, तो FAB और FB है, ये भी लग रहा है। तो आप बोलेंगे ना कि इन दोनों के बीच में भी अगर गुरुत्वीय बल लग रहा है तो ये दोनों किताबें जाके चिपक क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मैं किसी भी चीज को पृथ्वी के ऊपर छोड़ूंगा तो आकर पृथ्वी के सतह पर टकरा जाती है। मतलब समझ में आता है कि पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगा रहा था इसलिए टकरा रही है, ये क्यों नहीं चिपकती। तो एक सीधी बात समझिए, ये रही पृथ्वी, है ना, तो ये जो FE का मान होगा, इसका मान अगर आप निकालेंगे तो G
एम, ये बुक ए है और ये बुक बी है, जी एम बुक ए मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्या होगी भाई? त्रिज्या। कहां तक लगती है? तो पृथ्वी का भी केंद्र। अभी जस्ट हमने पिछले वाले में क्या देखा? केंद्र से। ये बल की दूरी कहां से ली जाती है? केंद्र से। तो पृथ्वी के केंद्र से जो लेंगे उसको कह दूंगा त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप समझे ना, ये एम ई वाला टर्म कितना बड़ा होगा, है ना। यहां पे इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसकी बात कीजिए। एफ ए बी जो कि बराबर होगा एफ बी ए के भी, ये कितना होगा? जी एम ए एम बी अपॉन में इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है तो डी स्क्वायर। एक सिंपल सी बात बताइए, एम ए मास ऑफ बुक इंटू मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा कर। भाई बहुत बड़ा मान है, 10 to the power 24 होता है, 24, है ना। 6 पर 24 जीरो होता है। और जबकि इन दोनों किताबों की बात करेंगे तो ग्राम में होंगे दोनों किताबें, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कम लगता है, जबकि पृथ्वी द्वारा इसी किताब पर लगाया गया बल ज्यादा होता है, जिसके कारण ये किताबें इन्फ्लुएंस्ड किधर होती है? नीचे की तरफ, और ये आपस में जाके नहीं चिपकती। हां, अगर मैं कह दूं कि इसमें पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ये खत्म हो गया, मतलब इसको ले जाके ब्रह्मांड में कहीं रख दिया, कहां? इस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर, तब इन दोनों किताबें क्या होंगी? एक दूसरे से चिपक जाएंगी, क्योंकि वहां पर यही दोनों होंगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? किसी और का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अब ये रही हमारी पृथ्वी और ये रहा उसके गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्या करूं मैं? कहता हूं कि इसके क्षेत्र में कहीं पर भी एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके ऊपर ये क्या करेगा? बल लगाएगा। क्या करेगा भैया? ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये लगा रहा है इसके ऊपर बल, तो केंद्र से केंद्र तक की मेजरमेंट होगी, है ना। तो ये हो गई हमारी मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास ऑफ अर्थ और ये हो गई मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं कहता हूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या कह लूं मैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को आप कुछ यूं भी समझ सकते हैं, जैसे एक बात समझिए, हमारा वाईफाई राउटर होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा वाईफाई राउटर हो गया, तो मुझे पता ना इस राउटर से जितना दूर जाता जाऊंगा मुझे स्पीड उतनी कम मिलती जाएगी। तो क्या कहेंगे? क्या वाईफाई की जो राउटर की जितने एमबीपीएस का राउटर था उसमें कुछ कमी आ गई? नहीं। ये अगर मान लीजिए राउटर 100 एमबीपीएस का था तो 100 एमबीपीएस का ही रहेगा, लेकिन आप दूरी बढ़ा रहे इसलिए कम हो रहा है। तो वैसे ही यहां पर भी समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये है एक मास, इसका एक पूरा क्षेत्र है जहां तक गुरुत्वीय बल लगा सकता है। तो किसी बिंदु पर, ये बिंदु, ये m0 द्रव्यमान जो रखा है वो रखा है एक P बिंदु पर। इस P बिंदु पर ये कितना ताकत लगा सकता है? क्योंकि मुझे पता है अगर यही बिंदु यहां पर हो गया तो ये कुछ भी नहीं लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इसके बाद खत्म हो गया। भाई वाईफाई राउटर से मैं कहता हूं 200 मीटर दूर चले जाऊं तो क्या वो कोई सिग्नल देगा? मुझे नहीं देगा, ठीक। चलिए, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है बल बटा एकांक द्रव्यमान। इसका क्या मतलब है? तो जितने बल का ये जो m0 है, ये जितना बल इसके कारण अनुभव कर रहा है वही इसकी क्या है? तीव्रता है। भाई ये वाईफाई राउटर था, मैं यहां पर मोबाइल लेकर के गया तो कितने का सिग्नल आ रहा है वही होगी ना इसकी तीव्रता उस बिंदु पर, ठीक है। तो मतलब बल बटा एकांक द्रव्यमान। अब बल की बात कर लीजिए, बल कितना होगा इसके ऊपर? तो आप कहेंगे एफ जी, जो F अपॉन क्या हो जाएगा? एकांक द्रव्यमान मतलब m0। ये जो है एकांक द्रव्यमान का मतलब m0। m0 का मतलब क्या भाई? इसका द्रव्यमान एक यूनिट है, ठीक। तो F कितना होगा? बल के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, G me मतलब मास ऑफ अर्थ, mo अपॉन mo। इस mo से mo कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? अच्छा, अपॉन r स्क्वायर भी, है ना। तो ये क्या बचेगा? GME अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको I से डिनोट करते हैं तीव्रता को, और I की वैल्यू कितनी होगी भाई? GME अपॉन r स्क्वायर। I मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या भाई? तीव्रता कितनी हो गई? GME अपॉन r स्क्वायर। मतलब किसी भी पिंड पर पृथ्वी जो बल लगा रही होगी वो कितनी होगी? वो होगी GME अपॉन r स्क्वायर। एक मजेदार बात यह है इसमें कि ये देखिए, तीव्रता जो है यहां पर जो तीव्रता मिली है ये इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही। इस वस्तु का द्रव्यमान कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो तीव्रता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पृथ्वी कितनी ताकतवर है ये वो ऑब्जेक्ट थोड़ी डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है पृथ्वी के ताकतवर होने में, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल में उस वस्तु का कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया पृथ्वी की ताकत में। हाँ, मैं महसूस जो कर रहा हूं वो पृथ्वी की ताकत है, तो मेरा कोई लेन देन नहीं है ना, इसीलिए देखिए फॉर्मूले में भी नहीं है। अच्छा, एक बात समझ में आती है इससे कि अगर अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, कोई सा भी, अब अगर हमारे पास क्या है, पिंड है, ये रही हमारी पृथ्वी, और कोई सा भी पिंड, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं यहां कहीं पर है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी भैया पृथ्वी, तो पृथ्वी इसके ऊपर लगा रही होगी बल, किधर की तरफ, तो अपने केंद्र की तरफ। पृथ्वी इसके ऊपर क्या करेगी, अपने केंद्र की तरफ बल लगाएगी। तो कितने, ये क्या करेगी भाई, जैसे ये बल लगाएगी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, गति, क्या करने लगेगा, गति। ठीक है, तो मैं कहता हूं जरा देखिए कि इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है भाई, इसके ऊपर लगाया जा रहा है बल। ठीक है, तो कितना लगाया जा रहा है, तो F इक्वल्स टू, आप कहोगे कि भैया ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान है m, है ना, तो इसके ऊपर जो बल लगाया जाएगा, कौन सा बल भाई, गुरुत्वीय बल। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, गुरुत्वीय बल F कितना होगा, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल के लिए तो आपने यही पढ़ा ना, G मास ऑफ अर्थ, और इसका मास मान लेता हूं मैं m अपॉन r स्क्वायर। यहां से यहां तक की जो हाइट है इसको हमने कह दिया भैया r। ठीक है, वैसे ये पृथ्वी की त्रिज्या की ही बात होती है जो बिल्कुल सतह पर ही रखो, लेकिन हमने थोड़ी सी हाइट पे रखी है। चलिए, तो हमने क्या कह दिया, r स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे पता, अगर ये गति करेगी तो गति करेगी मतलब असंतुलित बल लगेगा, और न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है भाई, तो कहते हैं वहां से कि बल बराबर F बराबर होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहां पर त्वरण का जो मान है उसको G से डिनोट कर रहा हूं। G क्यों, क्योंकि G को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। G को क्या कहते हैं भैया, गुरुत्वीय त्वरण। और ये पूरा अब हम इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किसके बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है, तो एक बात बताइए ना, F इक्वल्स टू mg और F इक्वल्स टू GME अपॉन r स्क्वायर, दोनों तो F की वैल्यू हो गई। तो जब ये दोनों F की ही वैल्यू हो गई तो क्यों ना दोनों को एक साथ कर लूं मैं। तो देखिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 1 और 2 का LHS क्या है, फोर्स है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि mg जो है वो बराबर है किसके, GME, है ना, m अपॉन r स्क्वायर के, GME m अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, ये स्मॉल m चल रहा है। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा भाई आपको, तो आपको यहां से दिख रहा होगा स्मॉल g इज इक्वल टू क्या मिल गया, GME m अपॉन r स्क्वायर। इस m को नीचे लाइए यहां पर, तो ये m से m कट गया, मतलब क्या बचा, g इज इक्वल टू GME अपॉन r स्क्वायर। इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका सीधा सिंपल तात्पर्य है कि देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है गुरुत्वीय त्वरण के, किसके बराबर होती है भाई, गुरुत्वीय त्वरण के। और ये दोनों किसके बराबर है, तो G मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ME का मतलब क्या लिख रहा हूं मैं बार बार भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं ME, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ME, M और सफिक्स में E चल रहा है, ये देखिए, ये कैपिटल M और छोटा सा नीचे E चल रहा है। इसका मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या मतलब है इसका भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक, तो ये होता है GME अपॉन r स्क्वायर के बराबर। कैसे लिख दिया, तो ये देखिए ना, यहां रिजल्ट क्या निकला, GME अपॉन r स्क्वायर, यहां पे रिजल्ट क्या निकला, GME अपॉन r स्क्वायर। मतलब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का जो मान होता है वो क्या होता है, GME अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो एक बात, एक काम कर लेते हैं, पृथ्वी पर इसकी औसतन वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस फॉर्मूले में एक अंतर यही आ रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, और अगर यहां पर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या आएगी, तो ये था बल बटा में, ये था बल बटा में द्रव्यमान, है ना, बल बटा में द्रव्यमान। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी इकाई जो होगी, इसकी इकाई आप लिख लेंगे, बल की होती है न्यूटन और द्रव्यमान है मतलब केजी, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर केजी, किसकी, इंटेंसिटी की। लेकिन G की कितनी होगी भाई, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है।
तो त्वरण से मुझे कुछ बात याद आती है। क्या याद आता है भैया? तो त्वरण से मुझे एक टॉपिक याद आ रहा है जिसको कहते हैं हम मुक्त पतन। क्या कहते हैं भाई? मुक्त पतन। और टारगेट ही किया हम लोगों ने क्या कि भाई इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले फिंगर टिप्स पे, तो एक के बाद एक एक टॉपिक को हम पकड़ते चल रहे हैं और पूरे टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे। मुक्त पतन का मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? फ्री फॉल भी कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? तो मैं कहता हूं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और वो ये हो गई हमारी धरातल, हमारी पृथ्वी, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, और ये क्या हो रहा है भैया? तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इसका नीचे की तरफ गिरना ही फ्री फॉल कहलाता है। मतलब क्या? इसके ऊपर आप कोई भी बल मत लगाइए, इस पिंड के ऊपर कोई भी बल मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए। कैसे? तो मैं कहता हूं गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन अगर कोई वस्तु गिरता है, गिरते हुए पिंड को ही मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। मतलब क्या? गुरुत्व के अधीन गिरने दीजिए, यानी गुरुत्व के अधीन कौन सा बल लगता है इस पे? तो F इक्वल्स टू mg। ये F इक्वल्स टू mg के कारण गिर रहा है, और कोई बल नहीं लगा, मैंने कोई धक्का नहीं दिया, कोई झटका नहीं दिया, कुछ नहीं। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से इसको ऐसा करके छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्वीय बल कार्यरत है। तो कितने से गिरेगा? तो mg से। m क्या है? ये जो m है इस पिंड का द्रव्यमान है, और आपको g पता ही है। g क्या है भाई? ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना? ये क्या हो गई? गुरुत्वीय त्वरण होगी। तो इसलिए ये नीचे गिरता है। किसके कारण भाई? वो mg के कारण नीचे गिर रहा, और कोई वजह नहीं है गिरने का। तो इसी समय इसको कहते हैं क्या? मुक्त पतन। अच्छा, मुक्त पतन जैसी आता है ना हमारे पास, हमारे दिमाग में एक बात आने लगती है, और उसको यहीं के ही हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे पास में दो चीजें हैं भाई, एक है हमारे पास में द्रव्यमान, और एक है हमारे पास में भार। जरा समझेंगे। द्रव्यमान मतलब वो एंटिटीज, वो मूल कारक जिनसे मिलकर के ये पिंड बना है ना? मतलब क्या? द्रव्यमान क्या कह लेंगे भाई? तो वह अवयव जिनसे मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं भैया पदार्थ का निर्माण होता है। इसे कहते हैं क्या? द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। जबकि हम बात करें द्रव्यमान की ओर, तो इसकी बेसिक, किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? इसको जड़त्व से मापते हैं, जड़त्व से मापते हैं। अब क्यों ये लिख पा रहा हूं कि जड़त्व से मापते हैं? इसका एक कारण है। इसके क्या कारण है भाई जड़त्व से मापने का? क्योंकि पिछले चैप्टर में जब हम लोगों ने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करी, जब हमने बल तथा गति के नियम की बात की, तो वहां पे हम लोगों ने जड़त्व को पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में रहना चाहती है जब तक कि कोई उसके ऊपर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसमें किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये हमारी द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है। मतलब द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा, और जिसका द्रव्यमान कम होता है वो कम अपोज करता है। जैसे भारी पत्थर को मैं धक्का देकर के चलाना सोचूं तो जल्दी नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं बेसिकली, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा है, अपोज ज्यादा कर रहा है, ठीक। अब भार की बात करें तो भार का मतलब क्या समझे भाई? तो भार का मतलब है सिंपली कि गुरुत्वीय बल। भार का मतलब क्या? किसी द्रव्यमान के ऊपर, किसी द्रव्यमान के ऊपर लगने वाले, किसी द्रव्यमान के ऊपर लगने वाले गुरुत्वीय बल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भार कहते हैं। गुरुत्वीय बल जिसके ऊपर लग रहा है उसको भार करें। मतलब भार एक तरीके से क्या हो गया भैया? भार जो है ना, ये एक तरीके से बल है, बस गुरुत्वीय बल है ना, वेट कहते हैं जिसको। ये किसके बराबर होता है? तो ये mg के बराबर होता है। ये किसके बराबर है? mg के। और इसकी इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई होती है भैया न्यूटन। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है न्यूटन। जबकि आप बात करेंगे अगर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है ना,
द्रव्यमान की जो इकाई होती है, ठीक है, द्रव्यमान क्या है भैया, तो द्रव्यमान है बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो द्रव्यमान इसकी इकाई जो है, इसकी इकाई है ना, मात्रक कह सकते हैं, इसकी इकाई क्या होती है भाई, तो इसकी इकाई केजी होती है। ये कभी जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि वेट शून्य हो सकता है। भार जो है ये शून्य हो सकता है, भार जो है ना, ये शून्य हो सकता है। W इक्वल्स टू आपको जीरो मिल सकता है, W इक्वल्स टू आपको जीरो मिल सकता है, भार शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है। तो कब भार शून्य होगा, तो देखिए ना, ये जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो कोई इसको ऊपर टांगने वाला तो है नहीं, है ना, तो मतलब इस समय क्या हो गया, इसी चीज को फ्री फॉल के समय पे ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा भाई, इसका भार होगा शून्य। और जब भार शून्य होता है तो इसी को हम कहते हैं भारहीनता। क्या कहते हैं, भारहीनता। भारहीनता का मतलब कब होगा, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट मुक्त पतन कर रहा हो, तो उसमें कोई भार नहीं होगा। एक बात समझिए, आपने अपना वजन किया होगा कभी ऐसे तराजू पे, है ना, ऐसा वो मैपिंग्स बनी रहती है, यहां पर हम खड़े होते हैं तो यहां पे वो हमें बता देता है कि हम कितने केजी के। ये कब होता है, जब आप यहां पर खड़े हो, है ना, तो आपके ऊपर गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ बल लगाती है, और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी धरातल पे किसी सख्त जगह पर रखा होता है, जहां पर क्या लगता है, एक अपोजिट फोर्स लगता है, विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ। आपके पैरों पे खड़े हैं आप, तो दबाव महसूस होता है, क्यों, क्योंकि आपको पृथ्वी नीचे खींच रही है और आप पृथ्वी को ऊपर खींच रहे। तो जिस धरातल पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आपने शूज पहने, तो शूज का जो निचला लेवल है उस पर आप बल लगा रहे हैं और पृथ्वी आपके ऊपर बल लगा रही, मतलब वहां पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन कौन सा, mg, ये एक्शन कौन सा, mg, और इसी के रिएक्शन को मेजर करता है हमारा तराजू, जिसको हम कहते हैं भार। आप तुला ले लीजिए ना, वो नॉर्मल वाला, एक तरफ बाट रखता है और एक तरफ सब्जियां तोलते हैं, तो क्या करता है, वो इसको नीचे खींचता है और ये इसको ऊपर, तो ऐसा करके दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब क्या होता है भाई, एक तरफ एक्शन होता है तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन होता है, एक तरफ क्रिया होती है तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो यहां तक हमने बात कर ली किसकी भाई, तो हमारी होगी क्या, मुक्त पतन की, हमने बात कर ली हमारे द्रव्यमान की, हमने बात कर ली हमारे भार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भार और द्रव्यमान आया तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, द्रव्यमान और भार में आपके स्कूल एग्जामिनेशन में इसमें डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, या फिर ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त पतन, फ्री फॉल क्या होता है। तो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब क्या, गुरुत्व के अधीन अगर कोई पिंड गिर रहा है तो वो मुक्त पतन कर रहा है। मतलब मैं एक सिंपली बात बोलूं, मैं अगर मान लीजिए इस तराजू पे खड़े होकर के, ये जो तराजू था मेरा, इस तराजू पे मैं खड़े होकर के और छत पर से छलांग लगा दूं, तो उस तराजू में कोई वेट मेजर होगा क्या, नहीं। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो आप, कैसा, छत पे से कूद के, नहीं भाई छत पे से कूद के नहीं। चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूं। आपके स्कूल में जब आपको लैब में लेकर के गए होंगे तो एक ऐसी अरेंजमेंट दी होगी, ठीक है, ठीक है, ऐसी एक अरेंजमेंट दी होगी और इसको कहते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें क्या होगी, तो इसमें कुछ मार्किंग्स बनी होंगी, ऐसे यहां पे कुछ मार्किंग्स बनी होंगी, ठीक है, स्केल बना होगा, इसमें क्या लगा होगा भाई, तो यहां पे एक ऐसा हुक निकला होगा और अंदर ही अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो एक पूरा प्लेट बनी होगी और नीचे की तरफ भी एक ऐसा हुक लटका होगा। अल्टीमेटली इसमें ये जो लगा होता है ये एक स्प्रिंग होता है। आप नीचे की तरफ कोई द्रव्यमान लगाएंगे तो इसके ऊपर mg नीचे खींचेगा, लेकिन इसका स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा ऊपर, जिसके कारण ये क्या करता है, रीडिंग लेता है। तो अब एक काम कीजिए, इसमें इसको ऐसा लटकाइए हुक में, है ना, तो ये कुछ ना कुछ द्रव्यमान ऐसे इंडिकेट कर, मतलब कुछ ना कुछ आपको बल का मान बता रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ भार इसका आ रहा होगा। अब क्या कीजिए, इस हुक को हमने क्या किया था, पहले ऐसे टांग के रखा था, अब इसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए नीचे। जैसे ही आप छोड़ेंगे रिएक्शन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म होगा तो ये जो मेजरमेंट यहां दिख रहा था यहां से हट करके कहां चला जाएगा, जीरो पे। समझ गए होंगे, स्प्रिंग बैलेंस में जब लटकाएंगे तो वो नीचे की तरफ खींचेगा, आप ऊपर वाला हैंडल छोड़ दीजिए तो वो गिर ही गई ना नीचे, मतलब कोई मेजरमेंट देगा क्या, नहीं। इसी को कहते हैं हम क्या, भारहीनता, इसी को कहते हैं हम क्या, फ्री फॉल। ठीक है, मतलब यहां पर जो वेट है वो जीरो हो गया। अब इसी तरीके से वेट के लिए थोड़ी सी और बात करते हैं। वेट का जो मान है, जो भार का जो मान है, वो निर्भरता किस पे रख रहा है भैया, m तथा g, द्रव्यमान पे, और g मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण पे। तो गुरुत्वीय त्वरण ये जो g है, ये चांद पे अगर जाएंगे तो ये g/6 हो जाता है।
पृथ्वी पर जितना है चांद पर उसका 1/6 टाइम हो जाता है। मतलब मान लीजिए 60 केजी का कोई व्यक्ति, ठीक है, या मैं कह देता हूं 60 न्यूटन कह लेता हूं, चलिए 60 न्यूटन अगर किसी चीज का भार है कहां, पृथ्वी पर, तो वो अगर चांद पे चला जाएगा तो इसका भार कितना हो जाएगा, तो 60/6, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। मतलब क्या कहते हैं भाई, तो एक बड़ा ही प्यारा सा जोक है। क्या है जोक, तो जोक सिंपली ऐसा है जिसमें हंसी नहीं आती। क्यों भैया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ओवरवेटेड है, जिसका वेट ज्यादा है, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया तेरे को जिम और डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गलत ग्रह पे हो, अगर तुम चांद पे चले जाओ तो तुम्हारा वजन वैसे ही कम हो गया ना भैया, 1/6 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जोक इसलिए था क्योंकि इसमें उसका द्रव्यमान का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जितना मोटा ताजा यहां था वहां पर भी होगा उतना ही मोटा ताजा, है ना, उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई। यानी द्रव्यमान चेंज नहीं होता, चेंज क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका भार चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है। तो वेट से एक और छोटी सी बात याद आती है, क्या भाई, तो आप सोचेंगे कि भैया वेट से कितनी सारी बातें याद आती हैं, तो बहुत सारी। पृथ्वी कुछ इस कदर चपटी है, पृथ्वी क्या है भाई, कुछ इस कदर से चपटी है। चपटी होने का मतलब क्या होता है कि यहां पर देखिए ये और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही चपटा कर रहा हूं जानबूझ करके। पृथ्वी के 2 अक्ष आपको दिख रहे हैं यहां पे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं इसको, ध्रुव। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जबकि इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं हम हमारी इक्वेटर। ये क्या है, हमारी इक्वेटर, ठीक है, अक्ष। ये हमारी अक्ष है और ये हमारे ध्रुव है। तो एक बात समझिए, ये रहा हमारा पृथ्वी का केंद्र O। हमने कहा था कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, G पर, और G का मान क्या होता है, G मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है, अगर मैं इन सभी की नेमिंग करूं, ये N और S तो कर ही चुका हूं, मैं इसको A भी कर देता हूं नेमिंग। तो मैं अगर आपको कहूं कि OA और OB ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों रेडियस एक दूसरे के बराबर है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ना, तो ये जो ध्रुव है, मतलब ON की बात करूं और OS की बात करूं, इसी को कह देता हूं OS, तो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी ना, ये वाली लाइन जो है ये दोनों छोटी दिख रही है, किससे, इससे। मतलब हमेशा ध्यान रखिए, ध्रुव पे ये चपटी है, यानी ये वाला रेडियस कम होगा और ये वाला रेडियस ज्यादा होगा। तो ये रेडियस अगर कम होगा तो आपको यहां पर क्या दिखता है, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। यानी जहां पर त्रिज्या कम होगी, जहां पर त्रिज्या कम होगी वहां पर G क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा। इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्रुव पर यहां पर G का मान क्या होगा, G का मान ज्यादा। जबकि हम अक्ष पे आ जाए, इक्वेटर पे आ जाए, तो G का मान यहां पर कैसा हो जाएगा, तो G का मान यहां पर कम हो जाएगा। इक्वेटर पे कम हो जाता है और ध्रुवों पे ज्यादा। कारण क्या है, तो ध्रुव पे R कम है तो G ज्यादा, इक्वेटर पे R ज्यादा है तो G कम। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चल रहा है भाई, तो एक इस पे भी क्वेश्चन है। क्या पता है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा एक दोस्त रहता है ध्रुव पे, है ना, और उसको हमने कहा भैया एक काम कर, कुछ सोना खरीद ला मेरे लिए। हमें पता चला कि सोना वहां सस्ता है, हमने कहा कि भैया वहां से सोना खरीद के ले आ दे। तो ये भाई ने यहां से सोना खरीदा और ले आकर के कहां दे दिया भाई, मेरे को इक्वेटर पे। मैं कह रहा हूं इक्वेटर पे, तो सोना खरीदा ध्रुव पे, दिया कहां पे, इक्वेटर पे लाके। अब उस बेचारे ने, बड़ा ईमानदार आदमी था यार, उसने जो द्रव्यमान M जो खरीदा यहां पर वही M ले आकर के यहां पर दिया। लेकिन चूंकि यहां पर G का मान ज्यादा था तो द्रव्यमान कम आया। ये जब आकर के यहां पर चेक किया तो द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन G का मान भी कम हो गया। तो इसको क्या, इसको भार में अंतर महसूस होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो क्या करेगा, तो ये जिस दोस्त से मैंने मंगाया था, फालतू फोकट में अपन ने उसको क्या करे भाई, भला बुरा कहना शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि हमने कहा भाई तेरे को बोला था कि इतने ग्राम लेकर के आना, क्योंकि हम ग्राम में ही कैलकुलेट करते हैं, जबकि ग्राम में वो सही लाया था, न्यूटन में गलत लाया था, मतलब भार कम लाया। कैसे भाई, तो यहां G का मान ज्यादा था ना, G का मान ज्यादा होने से क्या मतलब है भाई, आपको mg करना है। जरा देखिए यहां पर 3 गुणे 2 कर दूं तो ये 6 हो गया। अब यही 3 तो लेकर के आया यहां पर, ये हो गया हमारा कहां, पोल्स पे, और ये हम बात कर लेते हैं इक्वेटर्स पे। यही 3 ग्राम लेकर के आया है, लेकिन जब ये लेकर के आया हमारे इक्वेटर पे तो यहां हमारे लिए ये हो गई 1.90। कितनी रह गई थी भाई, 1.90 रह गई, क्योंकि G का मान यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कर दिया ना, 2 से कम कर दिया। अच्छा क्यों ऐसा लिख रहा हूं, मैं पूरा एग्जैक्ट ही लिख देता हूं। चलिए 3 kg लेकर के आया था,
ठीक है, 3 kg। और यहां पर मैंने उसको कितना दिया, तो 9.8, जी का मान कितना, 9.8। तो मैं कहता हूं जब वो ध्रुव पे था तो जी का मान ज्यादा हो गया था, तो 9.8 की जगह 10 लिख लेता हूं। तो यानी यहां पर 30 न्यूटन लेकर के आया। वो कहां से खरीदा उसने, 30 न्यूटन, कहां पे, पोल्स पे। लेकिन जब वो लेकर के आया तो यहां पर मेरे को जो वैल्यू मिली वो मिल गई 9.8। कहां भाई, यहां पे कम हो गई। ठीक, तो गुणा कीजिए जरा इसको, कितना हो जाएगा, 8 24, 2 27 और 2 29, कितना मिला भाई, 29.4 न्यूटन ही मिला। यानी कुल मिलाकर के यहां से यहां तक लाने में 0.6 न्यूटन कम मिलने लग गया। और हम दोस्त के ऊपर गुस्सा हो गए कि भैया तूने गड़बड़ कर दी, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन फिर उसने बिठाया और हमें समझाया कि भाई मैं रहता हूं ध्रुव पे, तो मैं जो द्रव्यमान तुमने जितना गोल्ड मंगाया था उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं करी है, ये 3 का 3 ही है। लेकिन मेरे यहां चूंकि जी का मान ज्यादा था तो वह 30 न्यूटन हुआ, और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ जी का मान 9.8 है, तो ये 29.4 हुआ। आप अगर चलो यही गोल्ड को लेकर के मेरे साथ कहां, ध्रुव पे, और मेजर कर लो, देखना 30 का 30 आएगा, जिसका मैं आपको बिल बता रहा हूं। तो भैया वो गया नहीं, वो समझ लिया कि अच्छा द्रव्यमान नहीं बदलता है, जी का मान बदलने की वजह से इसका भार जरूर बदल जाता है। अब मेरे हिसाब से भार और द्रव्यमान के बीच में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं बची होगी। तो देखिए क्या क्या हम बात कर चुके हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण की बात कर ली, हमने क्या बात कर ली भाई, गुरुत्वाकर्षण की बात कर ली, हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की भी बात कर ली, हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की यूटिलिटी की बात करी कि भैया ये सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी ये जो जी है ये कार्यरत है, और ये सेम वैल्यू के साथ। फिर हमने मुक्त पतन की बात की, हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति की बात करी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे गिरेगा, जिसके जरिए हमने क्या पढ़ा भाई, तो हमने मुक्त पतन की बात करी थी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट को गिरने की बात करें तो हमने इंटेंसिटी की बात करी थी कि भाई तीव्रता कितनी होती है। फिर हमने द्रव्यमान और भार की बात कर ली। अब बात करते हैं प्रणोद तथा दाब की। किसकी, प्रणोद तथा दाब। क्या होता है प्रणोद, क्या होता है दाब। तो देखिए प्रणोद और दाब दोनों ही एक ही तरीके की चीज है, बस एक डिफरेंस है दोनों में। किसमें किसमें भाई, एक लिख रहा हूं मैं इधर आपको प्रणोद, और यहीं पे नीचे लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं दाब। दोनों का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल बटा में, है ना, क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। इसका भी जो फॉर्मूला है ये क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल। एक ट्विस्ट है बस। क्या ट्विस्ट है भाई, तो वो ट्विस्ट ये है कि बल बटा में लंबवत क्षेत्रफल अगर होगा, क्या होगा, लंबवत, बल बटा में लंबवत क्षेत्रफल होगा तो प्रणोद, और बल बटा में क्षेत्रफल होगा तो वो हो जाएगा सीधे सीधे दाब। यूनिट में कोई अंतर नहीं है, ये भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और ये भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सेम है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही दोनों की इकाई होती है। ठीक है, अच्छा इसकी और एक इकाई है, क्या कहते हैं भैया इसको, तो इसको कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल, PA। ये पास्कल क्या हो गई, तो आपको पता है ना, जैसे नाम आ जाता है इसका मतलब वो एसआई मात्रक होता है, तो इसकी एसआई मात्रक है क्या, पास्कल। ठीक, होता कैसा है, क्या होता है, तो जैसे देखिए ना, इसका बहुत अच्छा सा गेम है, जैसे ऑल्पिन आपने देखिए, आप इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली यहां पर फोर्स लगाते हैं, तो आप एक ज्यादा क्षेत्रफल पे फोर्स लगाते हैं, ज्यादा फोर्स, ज्यादा क्षेत्रफल पे लगाने के कारण जो होता है प्रणोद कम आता है। मतलब मैं कहता हूं ये मेरा पेन, इसके पीछे वाले हिस्से पे मैं बहुत सारा बल लगाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा, और इतना ही बल यहां पे लगा दूं तो ये तो चुभ जाएगा हाथ के अंदर। क्यों भाई, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लग रहा है, और इसका क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लग रहा है। इसीलिए जो कांटी बनाई जाती है, नेल्स जो बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि भैया उसका जो दूसरा सिरा, जो ये वाला सिरा होता है, ये नुकीला होता है। यहां पर क्षेत्रफल कैसा भाई, तो इसका क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब यहां पर जो दाब होगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और इसका पिच चौड़ा बनाया, चौड़ा बनाने का मतलब क्या, तो मैं कहता हूं यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मुझे कम प्रेशर फील होगा इसको दबाते समय। और इसीलिए जो वो नोटिस बोर्ड का जो पिन होता है उसको ऐसे ही बनाते भाई, अंगूठे से ऐसे दबाते हो नोटिस बोर्ड में धस जाता है इजीली। ठीक है, और नॉर्मल वाला जो अल्पिन होगा उसको धसाइए तो पता चले हाथ में ही धस जाए। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। और इसका उल्टा भी यूज करते हैं, दाब अगर जहां बढ़ाना हो उसका वहां पे क्षेत्रफल कम कर दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, कांटी का जो सिरा होता है जिधर साइड दीवार में पेनिट्रेट होना होता है,
उसको क्या करते हैं भाई, उसका क्षेत्रफल कम रखते हैं, और दूसरा जो होता है उसका पीठ, उसका क्षेत्रफल ज्यादा रखते हैं। तो ज्यादा क्षेत्रफल पे आपको कम दाब लगा, लेकिन कांटे अंदर चली गई क्योंकि दूसरा सिरा क्या था, तो वहां क्षेत्रफल कम था, तो वहां दाब ज्यादा जनरेट हुआ। तो प्रणोद मतलब लंबवत क्षेत्रफल होगा, और जो बल लगेगा मतलब लंबवत क्षेत्रफल पे लगेगा, और दाब मतलब नॉर्मली बल बटा क्षेत्रफल, यूनिट दोनों की समान है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां से अब ये भी एक टॉपिक होता है हमारा समाप्त। आगे बढ़ता हूं मैं जरा, तो देखिए अब हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं तरल में, लिक्विड में चल रहे भाई, तरल में थोड़ी सी बात करके आते हैं। तो लिक्विड में जैसे ही हम पहुंचते हैं, ये प्रणोद की वैल्यू बढ़ जाती है। पता है क्यों? जब हम तरल की बात करते हैं तो एक बात समझिए, देखिए ये हो गया हमारा एक लिक्विड कंटेनर, इसके अंदर भैया ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हमने? ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भैया इस तरीके से कुछ कुछ पानी जो है बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है। अब क्या काम किया मैंने, सिंपली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डुबाया। ये एक वस्तु है, दूसरे कलर का करते हैं, ये रहा एक वस्तु, इसको क्या कर दिया, इसके अंदर डुबाया। तो जब डुबाएंगे आप, तो सीधा सिंपल सी बात समझिएगा कि जैसे इसको डुबाएंगे आप, है ना, ये क्या करेगा, तो अपने आसपास का जो ये पानी होगा इसको क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा, हटाएगा, तभी तो वो यहां जाकर के समाहित होगा। लेकिन आपको पता है जब ये वस्तु वापस बाहर निकाल देंगे, ये जो वस्तु है इसको वापस से बाहर निकाल देंगे, तो ये पानी अपने आप को फिर से क्या करेगा, तो ये पानी फिर से अपने आप को फिल कर लेगा। ये पानी वापस से, जैसे ही वस्तु बाहर गया, ये पानी वापस से भर गया, कोई कुछ नहीं दिख रहा आपको। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये क्या करेगा, पानी को हटाएगा। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, पानी अपनी जगह को भर लेगा। तो यही होता है क्या भाई, तरलों में दाब। कैसा? ये लिक्विड क्या करते हैं, जैसे ही इसके अंदर में आपने इसको, इस ऑब्जेक्ट को ले आए, ये लिक्विड इसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं एक बल। कैसा होता है वो बल भाई? तो देखिए ये लिक्विड क्या करते हैं, इसके ऊपर ऊपर की दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं बल। मतलब ये लिक्विड क्या चाहता है कि भैया तुम मेरे अंदर मत डूबो, बाहर निकलो। तो इसी को, ये जो है इसी को कहते हैं हम तरलों में दाब, है ना। लिक्विड में भी दाब होता है। ये जैसे ही आपने नीचे की तरफ इसको रखा, ये ऊपर की तरफ एक बल लगाने लगते हैं। तो एक बात समझिए, यहां पर आता है क्या, एक टर्म जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं आप, है ना, कि भैया जैसे हम बकेट में पानी रखे हो और किसी चीज को उसके अंदर डुबाइए, तो पानी उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है। आप तो ऐसा काम करके देखा होगा, सबने देखा होगा मेरे हिसाब से। मग को ऐसा उल्टा करके डुबाओ आप, ये जो मग है ना, इसको ऐसा उल्टा करके आप पानी में डुबाओ, तो ये क्या करता है भाई, इसके ऊपर है ना, इसके अंदर एक तो पानी नहीं घुसता, और ऊपर से जैसे ही हमने यहां से जो फोर्स लगाता है वो छोड़ते, तो मग को उछाल देता ऊपर की तरफ। मतलब ये नीचे से जो ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, इसी को कहते हैं क्या, उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसको? उत्प्लावन बल। ये जो बल लग रहा है, यही है कौन? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मतलब क्या है भाई? तो उत्प्लावन बल यानी लिक्विड, यानी किसी भी फ्लूइड की बात करें, लिक्विड ही सिर्फ नहीं, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या भाई? कोई भी द्रव, चाहे वो गैस हो या फिर वो तरल हो, अगर उसमें आपने किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, किसी चीज को डुबाया, तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की दिशा में, लंबवत ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या भाई? जब किसी वस्तु को पार्शियली या फुली इसके अंदर इमर्ज करेंगे, देखिए उत्प्लावन बल के लिए क्या लिखेंगे? किसी पिंड को किसी तरल में आंशिक या पूर्णतः, या तो आप थोड़ा सा डुबाइए या पूरा डुबाइए, आंशिक या पूर्णतः डुबाते हैं, तब तरल द्वारा वस्तु पर, पिंड लिखा है तो पिंड करता हूं, पिंड पर, तरल द्वारा पिंड पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्यरत होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे
उत्प्लावन बल कहते हैं। अब एक और छोटी सी बात, इसी के जस्ट बाद आ गया आर्किमिडीज, और उन्होंने कहा यह बल होगा कितना, तो उन्होंने कहा उत्प्लावन जो बल होगा, उत्प्लावन बल, यहां पर आपने जितना भी तरल विक्षेपित किया, जितना भी तरल को आपने हटाया है, उसी के भार के बराबर होगा। मतलब उत्प्लावन बल विक्षेपित तरल के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल विक्षेपित तरल के भार के बराबर। जितना पानी हटाएंगे वही पानी अपने आप को भरने की कोशिश करेगा ना, अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। जैसे एक नॉर्मली समझिए, एक पत्थर को डिप कीजिए पानी में, जैसे आप डिप करते हैं ना, पत्थर जैसे नीचे जाता है, आसपास से जो पानी हटा था वापस से आके अपने आप को कवर करता है और पूरा ऊपर की तरफ उछल जाता है। ऐसा ऐसा पूरा ऊपर की तरफ ऐसा उछलता है जैसे पानी के अंदर किसी चीज को डिप करते हैं। तो एक बात समझिए, जो पानी को आपने, जितने पानी को आपने वहां से हटाया था, जितने पानी को आप छेड़ेंगे वही पानी अपने आप को आकर के कवर कर रहा है। और पानी एक उदाहरण है भाई, किसी भी तरल में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो विक्षेपित तरल का भार होगा, जितना तरल आपने हटाया उसका जो वेट होगा वही बराबर होगा किसके, हमारे उत्प्लावन बल के, ब्यूवेंट फोर्स के, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, ये क्या है भैया, तो ये हम लिख रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी को कहते हैं हम क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है ये, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके हिसाब से अब एक बात समझिए, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक बात देखिए, एक टब बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, यह है पानी, इसके अंदर में भैया 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स रख लेता हूं, 3 वस्तु रख लेता हूं। ये देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लाइन से कर लेता हूं मैं। चलिए, एक बिल्कुल यहां हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों वस्तुओं में क्या है, तो ये समझिए, ये जो भी इसका द्रव्यमान है, ये A हो गया, ये B हो गया पिंड, और ये C हो गया। अगर इस A पिंड पे बात करें तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा कौन भैया, Mg। इसके ऊपर भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा भैया, Mg। और इसके ऊपर भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, Mg। लेकिन अब इन सभी पे देखिए कुछ कुछ बातें, और इसके ऊपर भी ऊपर की दिशा में लग रहा होगा कौन भाई, ब्यूवेंट फोर्स, FB लिख लेता हूं। इस पे भी ऊपर की दिशा में लग रहा होगा ब्यूवेंट फोर्स, और इस पे भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा ब्यूवेंट फोर्स। ब्यूवेंट फोर्स मतलब क्या भाई, तो उत्प्लावन बल। अब तीनों ही केस देखिए, ABCD। मैं सबसे पहले बात करता हूं केस A में। A में अगर मैं कहूं तो आप देखिए, यहां पर जो Mg है, ये जो Mg है ये बहुत कम है FB से, मतलब भार जो है वो कम है किससे, उत्प्लावन बल से। तो ये जो वस्तु है ये सतह पर तैरेगा। ये किस पे तैरेगा भाई, ये कंडीशन में वस्तु जो होती है कहां तैरती है, सतह पर तैरेगा। सतह पर तैरने का मतलब क्या, इसने अपने वेट से, अपने भार से ज्यादा पानी अगर विक्षेपित कर दिया तो बिल्कुल सतह पे तैरेगी। जैसे एक प्लेट लीजिए, है ना, जो थाली होती है प्लेट, उसको आप पानी की सतह पर रखिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा पानी विक्षेपित कर देता है। तो मतलब विक्षेपित जल का भार उस प्लेट के भार से हमेशा ही क्या रहता है भाई, ज्यादा रहता है। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जो ब्यूवेंट फोर्स लग रहा है ये ज्यादा है किससे, इसके भार से, इसलिए ये बिल्कुल सतह पे तैर रहा है। दूसरी कंडीशन, बी कंडीशन में देखिए, बी कंडीशन में क्या हो रहा है, तो मैं कहता हूं Mg जो है ये बराबर हो गया किसके, FB के। FB मतलब उत्प्लावन बल, यानी जो ये वस्तु का भार है ये बराबर हो गया मेरे किसके, उत्प्लावन बल के, ये हमारे उत्प्लावन बल के। यानी क्या भाई, तो आधा डूब के तैरेगा, आधा डूबा हुआ तैरेगा तो, लेकिन आधा डूब करके। देखिए आधा डूब गया। जनरली जो रबर वाली बॉल होती है ना, जिससे हम खेलते हैं भाई क्रिकेट वगैरह, वो उस बॉल को देखेंगे तो ऐसे ही डूब के तैरती है, आधा डूब के, क्योंकि अंदर से खोखली होती है, हवा भरा होता है उसमें अंदर। तो भैया उसमें द्रव्यमान तो कम है, द्रव्यमान कम है मतलब उस बॉल का भार कम है, लेकिन ज्यादा क्षेत्रफल का पानी हटा देती है, मतलब पानी ज्यादा हटाती है, उसका भार कम है, तो आधा डूब करके तैरी। यानी अल्टीमेटली क्या, Mg के बराबर, यानी जितना भार है उतना ही वो पानी हटाने में कामयाब होती है, इसलिए आधा डूबा हुआ। और तीसरे केस में आपको क्या दिख रहा है भाई, तो यहां मैं कहता हूं जो Mg है, मतलब जो इसका भार है, इस वस्तु का जो भार है, ये वस्तु का भार ज्यादा है और ये पानी कम हटा पा रहा है, मतलब तरल का जो भार है, जो विक्षेपित तरल का जो भार है वो कम हटा पा रहा है, यानी ब्यूवेंट फोर्स कम है।
यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आप पत्थर डालते हैं तो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होता है और वो विक्षेपित जल को कम करता है, इसलिए वो डूब जाता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन, एक कहानी आती है कि भैया एक लोहे की बनी हुई कील डूब जाती है पानी में, लेकिन लोहे की बनी हुई इतनी बड़ी जहाज नहीं डूबती। कारण क्या है भाई, तो जहाज ऐसा बना होता है, ये पाइवोटल से भी है, देखिए ये जैसे जैसे जहाज क्या होगा नीचे की तरफ जाता जाएगा, ये ज्यादा क्षेत्रफल का पानी हटाएगा। देखिए यहां तक डूब गया तो इतना क्षेत्रफल, और यहां तक था तो सिर्फ इतना ही क्षेत्रफल का पानी हटा रहा था। तो जितना ज्यादा पानी हटाएगा ये क्या करेगा, ये जहाज का जो भी वेट रहा होगा, इसका जो भी वेट रहा होगा, इससे ज्यादा का जल इसको क्या करना होता है, विक्षेपित, तो ये टंगा रहेगा। जबकि लोहे की कील की बात करें, कांटे की, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसका भार ज्यादा है और पानी बहुत कम विक्षेपित करता है, इसलिए वो डूब जाती है, ठीक है। तो ये डूब जाएगा। मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, भार जो है वो ज्यादा है, किससे, उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल से यहां पर जो भार है वो ज्यादा है। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई भाई। ये थी हमारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और बायन्सी मतलब क्या भाई, तो हमारी जो कहते हैं उत्प्लावन बल, ठीक। तो मतलब मैंने तरलों में दाब देख लिया, उत्प्लावकता देख लिया, पानी की सतह पर रखने के लिए तैरती डूबती क्यों है इसकी बात कर ली हम लोगों ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर ली। अब बात करनी हमको आपेक्षिक घनत्व की, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भैया, आपेक्षिक घनत्व। बहुत आसान है, आपेक्षिक घनत्व निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जिस भी द्रव्यमान का निकाल रहे हैं तो मतलब क्या कह सकता हूं मैं, वस्तु का या पिंड का, जिसका भी निकाल रहे, वस्तु का घनत्व बटा में जल का घनत्व। यानी हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, जल के घनत्व से। और जल का घनत्व होता कितना है, तो जल का घनत्व होता है 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या है, तो पहले तो थोड़ा सा घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। घनत्व का मतलब कि पिंड के जो कण है वो कितने पास पास है, कितने सघन है, ठीक है। तो क्या होता है, घनत्व बराबर सिंपल सा है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अगर कम जगह में खूब सारा सामान रखा होगा तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, और खूब सारी दूरी हो, मतलब खूब सारा जगह हो और सामान बहुत कम इक्का दुक्का पड़ा हो, तो क्या होगा, उसका घनत्व कम होगा। जैसे मान लीजिए खूब भीड़ भाड़ वाला मेला कहते हैं, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, और बहुत ही दूर दूर लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, है ना, तो उसका घनत्व कम है। यानी द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी, और आयतन की क्या होती है, क्यूबिक मीटर। और घनत्व को हम जनरली ऐसे रो से डिनोट करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। तो अपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, है ना, अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। वस्तु का घनत्व मतलब रो, और जल का घनत्व मतलब 10⁻3। इससे हम कंपेयर करके किसी भी वस्तु का हम क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। और घनत्व निकालना मेन मकसद नहीं होता, मेन मकसद होता है द्रव्यमान निकालना, कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान निकाल सकूं। तो द्रव्यमान बराबर हो जाता है घनत्व गुणे आयतन। क्या हो जाता है भाई, घनत्व गुणे आयतन। अब घनत्व गुणे आयतन करना है आपको द्रव्यमान को, तो सीधा सिंपल सी बात है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। और क्यों करना है, यह भी सवाल होगी, क्यों करना है। तो देखिए ना, इन सभी में मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगी, इस द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में। जी तो मुझे मिल जाता है डायरेक्टली, मुझे पता है पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, औसतन सभी जगह सेम है, औसतन, क्योंकि पोल और इक्वेटर पर देखा अलग होता है, लेकिन औसत रूप से हम समान मानते हैं। तो मुझे दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इस द्रव्यमान को निकालने में था। तो द्रव्यमान को निकालने के लिए हमने वहां पर देख लिया का एक फॉर्मूला जहां से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई, जो हमने टारगेट सेट किया था वो टारगेट हमने फुलफिल कर लिया है। हमने टारगेट सेट किया था कि हम इस चैप्टर को करने वाले बाइंड अप सब कुछ फिंगर टिप्स पे, तो अब आ चुका है सब कुछ फिंगर टिप्स पे। क्या किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा गुरुत्वाकर्षण होता क्या भाई। तो गुरुत्वाकर्षण F = G m1 m2 / d²। दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर हमेशा बल लगा रहे होते हैं, और उनके द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसको कैसे मेजर करते हैं भाई, तो G m1 m2 / d² से, ठीक है। जहां पर G क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीयता। फिर हमने बात करी कि भैया कोई भी वस्तु हो किसी पिंड पर कितना फोर्स लगाएगा, मतलब यह ऑब्जेक्ट कितना ताकतवर होगा, तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकाली, तो Gme/r² होता है ना। एकांक मतलब क्या, एकांक द्रव्यमान द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है उसी को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने देखा कि भैया ठीक है, कोई भी चीज को आप खींचोगे तो वो चल के आएगा,
किसी के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा तो वो चलेगा, चलेगा मतलब गति होगी, गति होगी तो वहां पे त्वरण भी होगा। तो उस त्वरण को क्या कहें, जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उस त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और होती है GME/r² के बराबर ही। इसकी एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ही है। ठीक, चलिए आगे हम लोगों ने डिस्कस किया फिर मुक्त पतन को, फ्री फॉल को, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने छोड़ दिया है गुरुत्व के अधीन और वो गिर रहा है गुरुत्व के अधीन, तो उस समय की उसकी गति कहलाती है मुक्त पतन, और इस समय इसका भार जो होता है शून्य। मुक्त पतन करते हुए पिंड का भार कितना होता है, शून्य। तो भैया इसमें हमने दो बातें पढ़ी, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, और द्रव्यमान की इकाई केजी होती है। और द्रव्यमान होता क्या भाई, तो ये वो अवयव जिनसे मिलकर के वो पिंड बना हुआ है, और इसका माप जड़त्व होता है। जबकि भार क्या होता है भाई, तो भार एक तरीके का बल है। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, और इसका फॉर्म क्या होगा, तो mg, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई न्यूटन होती है, ध्यान रखिएगा, भार की इकाई न्यूटन, द्रव्यमान की इकाई केजी। फिर आगे हमने थोड़ी सी बात कर ली किसकी भाई, तो हमने भार के ऊपर बात करी कि भार जो है जी जो है ये हर जगह चेंज होता है, तो जी अगर चेंज होगा तो इस भार में भी चेंज आ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। फिर हम लोगों ने प्रणोद और दाब की बात करी। प्रणोद मतलब बल बटा में लंबवत क्षेत्रफल, और दाब का मतलब बल बटा में क्षेत्रफल। यूनिट दोनों की होती है भैया पास्कल। फिर हम लोगों ने बात करी किसको, तो हमने बात करी ब्यूयंसी, है ना, उत्प्लावन बल, कि किसी भी तरल में किसी चीज को डुबोएंगे तो वो तरल उसके ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको हम ब्यूएंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और आर्किमिडीज ने बताया कि उत्प्लावन जो बल है वो विक्षेपित तरल के भार के बराबर होगा। फिर आगे हमने बात करी क्या भाई, कब डूब जाएगा और कब तैरेगा। हमने कहा कि हमारा वस्तु, हमारे पिंड का भार ज्यादा और उत्प्लावन बल कम तो डूब जाएगा, भार ज्यादा उत्प्लावन बल कम डूब जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो आधा डूबेगा। हमारे वस्तु का भार कम और उत्प्लावन बल ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा जल विक्षेपित किया, तो सतह पे तैरता रहेगा। एंड एट द फाइनल हमने बात करी अपेक्षिक घनत्व की और रिलेटिव डेंसिटी की। क्या होती है, वस्तु का घनत्व अपन में जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना होता है भाई, तो 10⁻³ kg/m²। ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा टारगेट था उसको हमने फुलफिल किया। हमने यहां पर इस चैप्टर को बाइंड अप कर लिया भाई, समझ लिया, सीख लिया, और सब कुछ अब फिंगर टिप्स पे है। तो मतलब अब पेपर में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंड अब फोड़ के आना है एग्जाम में, क्योंकि अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है ऐसा जो कि एग्जाम में पूछे और हमसे नहीं बनता हो। नॉट इवन दिस, जो आपके वाइवा क्वेश्चंस भी हो, आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछे, कोई भी पूछे भैया, सब आता है अपने को आप। ठीक है ना, चलिए। तो भाई इसी तरीके के बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी बने रहिए सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर सेंट्रल बोर्ड से हो, सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल आपके साथ है, जहां पर एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कोर्स कंटेंट है। मतलब आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो सब चलेगा। लेकिन अगर यूपी या बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा कोर्स कंटेंट मिलता है, क्वालिटी कोर्स कंटेंट मिलता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज, तो ये भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो बने रहिए सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। एंड और इंप्रोवाइजेशन चाहिए और चाहते हैं अपने नॉलेज को बूस्ट करना, तो सिंपली जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मिलेगा लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाई। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, इसी तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई भी सजेशन आपको लगता है, कोई सुझाव लगता है, वो फटाफट हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकती है। तो करना क्या है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी तरीके से एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में, जिसमें हम अगले चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे होंगे, दैट इज चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर। तो मिल रहे हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।